करते हैं आज का चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। ये हमारी पृथ्वी है और ये सेंटर में जो है इक्वेटर है, इसको विषुवत वृत्त कहा गया है या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर की तरफ ये उत्तर है ना, और ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो जो उत्तर की तरफ का जो गोलार्ध है उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी की तरफ जो गोलार्ध है उसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ। जैसे आपको जानना है कि इंडिया में आप कहाँ पर हैं, कितने डिग्री अंश पर हैं, आपका जो शहर है वो कितने डिग्री अंश पर है, तो वो हम इन बिंदुओं, इन लाइनों के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम आखिर कैसे जान सकते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अक्षांश या समानांतर रेखाएं। तो विषुवत वृत्त कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। और ऐसा माना जाता है कि जो पूरी पृथ्वी है, देखिए पूरी पृथ्वी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री पर आपको इक्वेटर दिख रहा है, इसको विषुवत वृत्त कहा गया है। इसमें लाइनें तो बहुत सारी हैं, 0 डिग्री से यहाँ 90 तक 2, 3, 4 करके देखा जाए तो 90 बिंदु लाइनें हैं जो पृथ्वी को सर्कल शेप में बांटती हैं। लेकिन सारी लाइनें याद रखना ना तो पॉसिबल है और ना ही जरूरी है। तो कुछ मुख्य लाइनें हैं, उनको याद रखना है, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ। ठीक है, पहला तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। दूसरी है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरी है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और चौथी है उत्तरी ध्रुववृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, और पांचवी है अंटार्कटिक सर्कल। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हमें याद रखनी है, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये कितने कितने डिग्री पर है बस वो याद रखना है। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 उत्तर में है। ठीक है, ये याद रखना। और मकर रेखा है वो 23.5, ये चीज तो दोनों की बराबर ही है, नंबर बराबर है, लेकिन ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। वैसे ही जो अंटार्कटिक है, आर्कटिक सर्कल है, वो भी 66.5 ही है,
और अंटार्कटिक सर्कल भी 66.5 ही है, लेकिन ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है। बस इतना सा आपको याद रखना है ये लाइनों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कितने डिग्री पर है ये वो याद रखना है। अब थोड़ा सा इनके ताप कटिबंध के बारे में जान लेते हैं। टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन 3 होती हैं। तो अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ हमने एक लाइन खींची इक्वेटर, फिर 23.5 डिग्री पर खींची थी हमने कर्क रेखा, और नीचे की तरफ मकर रेखा। ये दोनों 23.5 डिग्री पर ही थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ क्या है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद दूसरी रेखा थी कर्क रेखा के बाद थी यहाँ आर्कटिक सर्कल और इधर अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद ये जो एरिया है कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच का, और इधर मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का, तो ये रीजन है, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है। फिर उसके बाद जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक सर्कल से उत्तरी ध्रुव तक, अंटार्कटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव तक जो एरिया है वो कैसा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंध, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं देशांतर क्या है। तो ऊपर हमने अक्षांश देखे, अब देशांतर देख लेते हैं। तो देशांतर एक्चुअली पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं थी वो अक्षांश कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखाएं बनती हैं उनको देशांतर कहते हैं, ठीक है। अब जो आड़ी रेखाएं थी वहां 20 डिग्री पर हमने क्या देखा, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टल ऐसे करके 20 डिग्री पर जो था। अब यहाँ ऐसे 20 डिग्री पर देखा जाए, 20 डिग्री पर तो क्या है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर इधर है और प्रशांत महासागर इधर है। तो प्रशांत महासागर में क्या है, टोंगा द्वीप, ये 20 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये लाइन है, उस पर कहीं भी हो सकता है, ये हमने बताया था, चाहे यहाँ हो, लेकिन वो लाइन पर है, इस लाइन पर है, ठीक है। ये 20 डिग्री पर है। तो यहाँ उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इनकी स्थानों की दूरी कितनी है। हाँ, ये देखना जरूरी है कि ये पूरब में है, मतलब इधर इस तरफ पूरब होगा और इस तरफ पश्चिम होगा। तो ये पूरब की तरफ है 20 डिग्री, यहाँ सेंटर में तो 0 ही मानेंगे ना, इसको भी प्राइम मेरिडियन होगी, उसको सेंटर में 0 मानेंगे, प्रमुख याम उत्तर होगा। और इधर फिर 1 2 3 4, जैसे आड़े में 1 2 3 4 बढ़े थे वैसे ही तिरछे में भी बढ़ेंगे। ये भी 90 डिग्री का है, इसलिए तो इसको 360 डिग्री कहा गया था, 90 + 90 + 90 + 90, ठीक है। इसलिए ये टोटल 360 है, 180 ये, 180 वो, 180 देशांतर, 180 अक्षांश, ठीक है। तो इन सभी रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश, हाँ ये थोड़ा देख लेना, क्योंकि कैसे हम करते हैं, प्रत्येक अंश मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। मान लीजिए ये सबसे बड़ा था ना, बताया था, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, ध्रुव कहाँ है, यहाँ पर है, तो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही इनकी दूरी क्या है, घटती जाएगी, ये छोटे होते जाएंगे।
ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुव शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों को लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए उत्तर अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाएं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर हम आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं की संख्या काकागाछरों से व्यक्त करें। तो ये करने के लिए कहा गया है, जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त बनाइए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द, ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त करती हैं। तो यहाँ हमें ये करना है। तो कैसे करेंगे? अब आप देखेंगे कि वृत्त खा उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे ये ग्रिड बनाने के लिए कहा था ना आपसे, ऐसे करके हमने लॉन्गिट्यूड बना लिए और ये लैटिट्यूड बना लिए और यहाँ ये सर्कल कर दिए। ठीक है, ये सर्कल कर दिए हमने। तो इन वृत्तों की स्थिति ज्ञात करनी है। देशांतर और समय कैसे निकाला जाता है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय मानों का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब कैसे होगी? अभी हमने ऊपर निकल गया, देखेंगे थोड़ा सा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये यहाँ दिखाई देते हैं। पहले ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच में क्या है? ये लाइन आप देख पा रहे हो, ये टाइम जोन है। कहाँ कितने टाइम जोन है वो दिए गए हैं। पहले चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद ये मैप समझेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सबका अपना अपना समझने का तरीका है, कोई मैप को पहले देख के समझता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कैसे है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है पृथ्वी, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय कितना होगा? 1 घंटा पीछे होगा, है ना। तो वहां 11 बजे होंगे। तो 12 बजे क्या होगा? 180 डिग्री पर क्या होगा? मध्य रात्रि होगी।
यानी रात के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामूत्र पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, मानक समय क्या है? अलग अलग यामूत्रों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। जैसे इंडिया का ही ले लीजिए, ज्यादा बड़ा क्या होता है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर, ये लाइन आपको दिख रही है, ये इंडिया के मध्य भाग से है, ऐसे इसको मेजर करेंगे ना, ठीक है, तब पता चलेगा कि ये एकदम सेंटर है। यहाँ हमको ऐसा दिख रहा है जैसे सेंटर में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटर ही है, क्योंकि अगर ऐसे मापा जाए तो ये इंडिया का सेंटर है, ठीक है। क्या मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामूत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय मानना लिया जाता है। जैसे यहाँ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ ये असम है ना, ये असम है, यहाँ पे असम में वो क्या कह रहे हैं, यहाँ का असम और यहाँ गुजरात का द्वारका, यहाँ ये गुजरात है, तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जैसे यहाँ सुबह के 5 बजे होते हैं तो यहाँ 7 बज चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ असम में क्या था, दिन जल्दी सूर्योदय 5 बजे होता था और यहाँ 7 बजे दिन उगता था, मतलब 6:45 पे, ठीक है। तो इतना अंतर था, 1 घंटा 45 मिनट का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी यामूत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। तो इस यामूत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। क्या होता है, इस बात पर करीब शायद 2017-18 में काफी बहस ही हुई थी कि इसमें हमारे इंडिया में 2 टाइम जोन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत अंतर पड़ जाता है। रेलगाड़ी यहाँ से चलती है तो उसका टाइम क्या बताया जाए, है ना, कितने बजे चली कितने बजे पहुंची। जो रेलगाड़ी द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ से, तो वही था, यहाँ से जाने वाली ट्रेन का समय क्या रखा जाए, इसलिए 2 टाइम जोन बनानी जानी चाहिए। काफी वैसी हुई थी लेकिन नहीं बनी फिर, तो इसी को मान लिया, इसी को माना जाता रहा काफी समय से, अभी भी यही है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पर है, 82 एंड 30 पूर्व में है पृथ्वी में देखा जाए तो इस यामूत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं जिसे हम। अब क्या लिखा है इन्होंने, एग्जाम्पल कैसे दिया है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है वे लोग आज रास्ते में सो नहीं पाएंगे। भारत व इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर में हो रहा है, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे होगा, क्योंकि यहाँ 5.5 घंटे का अंतर है ना, तो देर रात्रि में समाप्त होगा। आप क्या जान रहे हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्या अंतर है, तो वही समय का अंतर है। जब यहाँ सिर्फ इंडिया में ही 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो गया, क्योंकि ये कितने अक्षांश पर है और ये कितने अक्षांश पर है उसको देखा जाए तो वैसे ही यदि हम पीछे की तरफ ग्रीनविच टाइम से पीछे की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा और आगे की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा 1 डिग्री। जैसे ऊपर बताया था, अभी ऊपर हमने देखा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं तो पता चल जाए। जैसे यहाँ हमने समझाया था ना, 1 घंटे में 15 डिग्री, ये एक्सप्रेस टाइम में निकल, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जैसे सूर्य का चक्कर लगा रही, सूर्य का चक्कर लगा रही, तो ऐसे घूमेगी तो टाइम पीछे की तरफ घूमेगी तो टाइम घटेगा 1 घंटा और आगे की तरफ बढ़ेगा। ये टाइम उसी में देख लेते हैं हम, थोड़ा यहाँ अपना समझ में नहीं आ रहा है। ये है, देखिए यहाँ इसको थोड़ा छोटा करें ताकि पूरा आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी ग्रीनविच की लाइन है, ये ग्रीनविच की लाइन है, इसका कलर रख लेते हैं।
ये लाइन है, तो इस लाइन से यहाँ हमने क्या माना था, यहाँ 12 माने थे, 12 हम 120 लिख लेंगे, यहाँ 12 टाइम माना था। और क्या कहा था कि ये कितने यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे तो +1, ये लिखा हुआ अभी आप देख पा रहे होंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। यहाँ 11 बजेंगे, यहाँ 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे तो यहाँ 10 बजेंगे। अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो कम होगा, आगे की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। तो वही इस लाइन से जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी। अब यहाँ इंडिया है, इंडिया का ये 5.5 लिखा हुआ है, कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड कहाँ है, ये रहा, देखिए दिखा देते हैं। जैसे ये इंडिया है, ये देख पा रहे हैं, इंडिया है, इसमें ये 5.5 है और ये इंग्लैंड है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। इंडिया यहाँ, यहाँ ये यही तो लाइन थी ना, इंडियन टाइम मेरिडियन थी जो, और ये इंग्लैंड की है ग्रीनविच से टाइम। तो यहाँ कितना है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो जैसे टाइम लिखा यहाँ 6 घंटा होगा। तो क्या है क्वेश्चन में आपसे, आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे ना, तो फिर आपसे पूछेगा कि चाइना में भी एक्चुअली हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, लेकिन चाइना में 8 टाइम जोन है और रशिया में शायद 11 है। बाकी देशों में अलग अलग टाइम जोन है, कहीं 2-3, लेकिन इंडिया में एक ही है। कई सारे देशों में एक भी है। तो वो इसीलिए रखी गई है क्योंकि वो देश इतने बड़े हैं ना कि वहाँ उनके पूर्व से पश्चिम देश में अंतर इतना आ जाता है टाइम में कि फिर उन्हें 2 या 3 टाइम जोन रखनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर वही रेलवे समय सारणी का बहुत समस्या हो जाती है। तो वही समझाना था, इसीलिए इसको बनाया गया है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं आंसर। तो क्या था क्वेश्चन, ये था, ये जैसे क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा समझ आ गए होंगे कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो ऊपर बताया ना, हमने शुरू में पढ़ा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, तो उसके आकार कैसा है, थोड़ी चपटी है ध्रुवों पे, थोड़ी बल्ज है ना। तो चैप्टर को आपको समझ आना चाहिए, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आंसर हो ही जाएंगे। फिर ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जो हम आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, यदि छोटे रूप में है तो, बड़ा है तो नहीं ले जा सकते। तो पृथ्वी का एक रियल मॉडल कह सकते हैं ग्लोब, वही है, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर समझ के, क्योंकि आजकल क्या है, ज्यादातर एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि मल्टीपल चॉइस हो गए हैं, बस आंसर आते हैं और आपको टिक करना होता है। फिर ये कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो कर्क रेखा ऊपर की तरफ थी ना, 23.5 है ना, उत्तर की तरफ। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो वही हमने जो पढ़ा था ना 3, एक तो था उष्ण कटिबंध, दूसरा था शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा था शीत कटिबंध। तो कितने हैं, 3 हैं। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं वो 3 हैं। फिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो हमने पढ़ा कि जो खड़ी लाइनें होती हैं पृथ्वी को बराबर भागों में डिवाइड करती हैं, वो होती हैं देशांतर, और आड़ी लाइनें होती हैं वो होती हैं अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में आ गई। फिर ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, तो वो भी हमने देखा था कि ये जो एरिया होती है वो सबसे ज्यादा ऊष्मा की मात्रा इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ सूर्य सीधा सिर पे पड़ता है, हमने पढ़ा था। फिर है कि जब भारत में शाम के 5 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं, तो ये टाइम जोन की वजह से। हमने क्या देखा था कि ग्रीनविच से यदि हम पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा 1 घंटा, और आगे की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा प्लस होता जाएगा। तो हमारे इंडिया और इंग्लैंड में 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। इसलिए जब इंडिया में 12 बजते हैं तो लंदन, भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, ये खाली स्थान भर लेते हैं।
इनमें क्या है, इनका भी कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है। तो जो क्या है, प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर है, ठीक है। और शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो शीत यानी फ्रिजिड जोन, तो वो ध्रुवों के नजदीक होती है। पृथ्वी के ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो जो हमारा शीत कटिबंध था वो ये इधर ही तो था, ध्रुवों पर ही तो था, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या 180 थी, ठीक है। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव व्रत दक्षिण में ही स्थित होगा ना। उत्तरी ध्रुव व्रत होगा वो उत्तर में होगा, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। ये सेंटर से अगर काटें तो ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, है ना। फिर है कि ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड अक्षांशों समांतर रेखा देशांतरी यामोत्तरों का जाल है, ठीक है। ग्रिड इसी को तो कहते हैं, इस तरह से जो रेखाएं बनती हैं अक्षांशों और देशांतरों की, उसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं खाली स्थान। मकर रेखा, तो मकर रेखा 23, अभी हमने देखा ना मकर रेखा कहाँ थी, 23। अच्छा अभी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, ऊपर क्या पूछा था क्वेश्चन में, मकर या कर्क, कर्क रेखा, ओके। कर्क रेखा उत्तर में थी और मकर रेखा नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में है, ठीक है। तो मकर रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा 23.5 ये दक्षिण की तरफ स्थित है, दक्षिण पर स्थित है, डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और भारत का मानक यामोत्तर 82.5 है, ठीक है। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, या फिर करना है प्राइम मेरिडियन के नाम से इसको जाना जाता है, प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, यहाँ हम फिल करेंगे ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चैप्टर काफी इजी था, कुछ खास था नहीं इसमें, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।